वेलकम स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था, जो लास्ट हम कर रहे थे रिज़ल्ट, उसमें कूलॉम्स लॉ के लिए हमने स्केलर फॉर्म में एक रिज़ल्ट निकाला था। क्या था वो? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट था जो कल लास्ट हमने फाइंड आउट किया था। अब मैं यदि बात करूं कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यदि हम कर रहे तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चेंजमेंट आएगा उसके अंदर। यदि हम इसके अंदर लिखें, आपको पता है सीधी सी बात है, यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो R है, वेयर इज द यूनिट वेक्टर in the direction of displacement measure, और यहां हम लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म is given by, और फिर ये रिजल्ट आपके सामने कि भाई ये हमारे पास कूलॉम्स लॉ होगी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये फर्स्ट हमने मान लिया और ये सेकंड। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हमने मान ली, और यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, दोनों को सिमिलर मान रहे हैं कि दोनों ही कैसे है, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव चार्ज, हमें यहाँ पे इनको कंसिडर करके चल रहे। F12 F21 फोर्स हो गया हमारे पास। R12 और R21, ये दो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम बात करें, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप इसको, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला जो साइन है भाई हमारे पास, ये पता है आपको ऐसे ही रहना, लेकिन मैं यहाँ से शो कर देता कि ये R21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नीचे वाला है ये R12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, Q1 Q2 दो हमने चार्ज कंसिडर कर लिए। देखिए अब क्या होगा इसमें आगे। कंसिडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 of same type. Let F12 is the force on charge Q1 due to charge Q2।
and similarly F21 is the force on charge Q2 due to चार्ज Q1। ये हमने इक्वेशन क्या मान ली भाई, फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है भाई हमारे पास, उसका यदि हम यूज करके लिखें, नाउ वी कैन राइट using equation first, F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि भाई यदि हम F12 की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा होगा हमारे पास, R21। यूनिट वेक्टर भी कौन सा होगा, ये दोनों तो सेम ही चलेंगे, लेकिन ये वाला जो ये अपोजिट होगा, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हमारी वो अपोजिट होगी जो फोर्स अप्लाई होगा उससे। ठीक है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हम साइड में बता सकते हैं क्या, कि कोई भी वेक्टर हो वो किसके इक्वल होता है, सॉरी यूनिट वेक्टर हो वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यदि हम इसको चेंज करें, चेंज किस तरीके से कर रहे हैं भाई, पावर यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे, टोटल कितनी होगी, F12 3 R21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट है भाई, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है किसकी, कूलॉम्स लॉ की, उसके लिए। अब सेम हम किसके लिए लेके चलेंगे भाई, यदि हम बात करें किसकी, जो एक और फोर्स हमारे पास बचता है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसमें केवल क्या फर्क आएगा, कि जहाँ पे हमने अब F12 की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे। आप लोग, हम इसमें ही चेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको तो शुरू से लिखना है। क्या लिखेंगे, सिमिलरली F12 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, F21, और ये दोनों चेंज होके क्या हो जाएंगे, इसको जो पहले है इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और 1 2 हो जाएगा इधर, इधर भी 1 2, ये चेंजमेंट होता रहेगा। ठीक है, और इस पे इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, थर्ड। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, so equation second and third are Coulomb's line
वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। आपको इक्वेशन सेकंड और जो थर्ड है भाई वो अलग अलग रखनी है और फिर आपको बताना है कि किस तरीके से वो। अब इसमें भाई क्या है कि जो आपके पास ये वैल्यू आई हमारी, जो सेकंड और थर्ड हमने वैल्यू निकाली है, जो दो इक्वेशन आई है, क्या है इसको हम एक बार यदि लिखे साइड में, तो दो इक्वेशन कौन कौन सी आई है भाई हमारे पास? दो इक्वेशन आई हमारे पास, F12 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 Q R12 सॉरी R21 और F21 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q R12। ये दो इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वही सेकंड थी और ये कौन सी थी? थर्ड। यदि अब हमें फाइंड आउट करना हो किस फॉर्म में भाई? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। किसकी बात करें? यदि हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम लेके चले, वहां पे क्या करना है, जो यहाँ पे हमने डायग्राम कंसिडर कर रखा था बस उसी को हम थोड़ी सी अलग तरीके से लिख लेंगे। इसको चेंज कर दे, तो जो वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे भाई? पोजीशन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो जो डायग्राम था उसके कुछ सिमिलर हम लेके चल रहे हैं। बस अब हम क्या करेंगे, फ़र्क क्या कहाँ पे आएगा भाई, कि जो डिस्टेंस थोड़ी अलग थी, हरा होगा शायद फ्रेम में, कभी आउट ऑफ फ्रेम ही चला जाए। ये हमने R1 मान लिया कि कितना मान लिया भाई? R2, ये भाई Q1 Q2 F12 F21 और एक हमारे पास क्या है R12 इधर जो जा रहा है, इधर कौन सा है R21। ये हमने ओरिजिन मान लिया A B और ये पॉइंट B हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे भाई हम दो तरीके से इसको लेके चलेंगे। ये जो है इसकी डायरेक्शन ये वाली है और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। अब इसको यदि हम सोल्व करें, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन ट्राइंगल ओ ए बी की हम बात कर रहे शुरू में, ओ ए बी। अब यहाँ पे देखो भाई ओ से ए तक गए हैं, वही डायरेक्शन है। हम क्या लिख सकते हैं कि जो R1 वेक्टर है हमारे पास प्लस R12, यहाँ से जाएंगे इधर कौन सा है R12, ये किसके इक्वल होगा? ये दोनों वेक्टर है भाई, एक तो ये वाला है, ये दोनों सेम साइड में है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा काम करेगा? R2 के इक्वल। मतलब ये किसके इक्वल हो गए भाई? R2 के। R12 की यदि हम वैल्यू निकाल रहे तो क्या हो जाएगी भाई? इधर से R12 इधर, इसको इधर भेज देंगे, R2 माइनस R1 के। सिमिलरली दोबारा यदि हम अप्लाई करते हैं ओ बी ए, मतलब आप इस साइड से अप्लाई कर रहे, ओ बी हम ए पे जा रहे, तो क्या होगा? R2
प्लस अब इसकी साइड साथ कौन जा रहा है, R21, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, R1 के। यदि हम इसको सोल्व करते तो क्या आ जाएगा, R21 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 4 मान ली, इसको 5, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 2nd and 3rd, सॉरी ये है भाई 4। क्या होगा अब हमारे पास, F12 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, क्या क्या वैल्यू भाई हमारे पास, R1 माइनस R2। ये यदि वेक्टर हम सिंबल इस पे यूज कर रहे हैं, कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं हम, तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड लिखनी है तो क्या अप्लाई कर देंगे भाई, मोड अप्लाई कर देंगे हम, किसके इक्वल हो जाएगा वो, R1 माइनस किसके इक्वल हो गए, R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यार ठीक है, कर सकते हो आराम से। अब दूसरा, इसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया। F21 की वैल्यू यदि हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब इसमें क्या है भाई, R12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1, इसका मोड क्यूब, और R2 माइनस R1, ये इक्वेशन 2nd। तो जो अब हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 6 and 7, रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये हमारे पास भाई जो बचा हुआ पोर्शन था कूलम्ब्स लॉ का, वो हमने डिस्कस किया है। अब हम इसमें कुछ जो पॉइंट हमारे रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो देखिए कैसे होंगे। आप इसको नोट डाल के लिख सकते हो। पहले तो हमने यदि बात करें कूलम्ब्स लॉ कब अप्लाई है कर सकते हैं हम उसको, तो भाई कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है केवल जो, यदि हम पॉइंट चार्ज की बात करें ना, तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यदि बड़े चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज से, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है, क्या, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब यदि आप पूछोगे पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज आर
दो चार्ज whose size is very small as compared to distance between them। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसमें, मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन चार्ज, कि जो मास है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। अब यदि मैं आपको कहूं कि हमारे पास दो तीन हम बॉडी कंसीडर कर रहे हैं भाई, कितनी बॉडी हमने मान ली, तीन। ए है पॉजिटिव चार्ज, बी है नेगेटिव, सी है या फिर ए नेगेटिव, बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हम खाली छोड़ देते, और सी पे कौन सा है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूट्रल, और ये कौन सा है आपको दिख ही रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे बात करें मास की, तो मैं ये कहूँगा, पहले तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए भाई किस पे जो मास है वो सबसे ज़्यादा, किसका जो मास है ए बी सी में से वो सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो 90% केस में स्टूडेंट ये बताते हैं सर पॉजिटिव वाले का मास सबसे ज़्यादा होगा। नहीं है ऐसा, जो मास होगा भाई नेगेटिव का वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद कौन सा आएगा, पॉजिटिव। कौन सा होगा उसके बाद, पॉजिटिव। मतलब यदि इसके केस में बात करें तो मास ऑफ ए सबसे ज़्यादा, फिर मास ऑफ बी, और फिर मास ऑफ सी, क्योंकि यही लिख रखा हमने। ऐसा क्यों होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके। कब, ये हमने डिस्कस किया था कि चार्ज कैसे आता है। या फिर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखवाऊँ क्या, कि मास गेन और लॉस बाय ए बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पे भाई बात कर रहे थे किसकी, कि किस तरीके से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी, जो कोई एक यदि हम बॉडी कंसीडर करें उसके ऊपर बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा। पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मतलब यदि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, और एक कैसा है, न्यूट्रल। इसमें क्या है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव होंगे। यहाँ पे जितने पॉजिटिव हमारे पास उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है यदि हम उसकी बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम है। इलेक्ट्रॉन कम, अरे सिंपल है कि भाई यहाँ पे शुरू में हमने क्या मान लिया है, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी कितने, 4 हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
4। अब इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। कब आएगा भाई, जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक कम होके इस साइड चला जाएगा तभी तो आएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन बचे 3, यहां पे कितने बचे हैं, कितने हो गए टोटल 5। भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। इधर तो हम उसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इधर उसको कितने से करेंगे भाई, 31 है शायद, 9.31। यहां पे किससे करेंगे उसको हम, 31 है भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो एक जगह तो किसी चीज को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, और एक जगह उसी चीज को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, 5 से। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू हमारे पास कम होगी भाई, 9.1 ही आता है भाई, वो तो अलग वैल्यू, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चला गया, 9.1 पहले सही लिखा हुआ था। तो हमारे पास इसमें भाई वैल्यू आएगी, उसको 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको कुछ सीखने को मिले इससे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।